हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन चौरासी इस टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे हिस्ट्री एमजेसी के सेकेंड सेमेस्टर के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आज हिस्ट्री एमजेसी के वे सारे वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखेंगे और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है और एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इतना जान लीजिए कि जितना मैं प्रश्न करवा रहे हैं इतना जो प्रश्न है पर्याप्त है। एग्जाम की दृष्टि से हम आपको पूरा इतिहास नहीं करवा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जितना टॉप करने के लिए प्रश्न चाहिए ना, उससे हम दोगुना करवा रहे हैं। यानी हमारा मेन मकसद जो है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा करिए। क्योंकि जैसा कि आपका जो सीनियर लोग थे, जैसे 22 से 25 वाला का भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो हमने उसमें आपको 10 प्रश्न बताएं, ठीक है, और 10 प्रश्न में से आपको जानते हैं कितना प्रश्न आया हुआ था? 7 से 8 प्रश्न आपको एग्जाम में आए हुए थे। कुछ बच्चों का बिलीव नहीं होगा तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं मिल पाया कि जितने भी प्रश्न हुए थे यानी जितने भी ऑनर्स पेपर हुए थे उसका हम हमारे द्वारा जो बताए गए थे प्रश्न उसका हम एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि हम लोग का जो हमारी टीम जो थी उस वक्त काफ़ी ही बिजी थी। फिर भी मैंने हिस्ट्री का हुआ या फिर सोशलॉजी हुआ, बहुत सारे चीज़ का हमने वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमारे द्वारा एग्जाम में बताए गए प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो उसमें आपको 7 से 8 प्रश्न आए हुए थे और पता है आपको एग्जाम में कितना प्रश्नों का जवाब देना था? मात्र आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना था। यानी अगर हम कहें, अगर अनुपात में लिया जाए या फिर ये परसेंटेज में लिया जाए तो आपको 5 प्रश्नों का आपको जवाब देना था, लेकिन मेरा 7 से 8 प्रश्न आए हुए थे, तो इस हिसाब से आप ही निकाल लीजिए। ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई ये एक श्रृंखला है एग्जाम की दृष्टि से। आप बस इसको आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। आपको इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, ऑल इन चौरासी। आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राचीन मिस्रवासियों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन की विशेषताएं बताएं। यानी प्राचीन जो मिस्रवासी थे उनके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताएं। आपको बताना है उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन यापन भूमिका पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कॉन्सेप्ट क्या लेना है कि हमसे प्राचीन मिस्रवासी के बारे में पूछा जा रहा है तो हम इसी के बारे में हम इसका जवाब दें। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको वहाँ से थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे देगा कि प्राचीन मिस्रवासियों पर निबंध लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से भी दे देगा तो आपको थोड़ा सा भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आंसर की तरफ बढ़ने से पहले आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। आखिर मिस्रवासी जो थे, ठीक है, मिस्रवासी आखिर थे कौन? ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो मिस्रवासी उन व्यक्ति या जाति को कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति या वंश मिश्रित होता है। समझे नहीं समझे? यानी कहने का अर्थ है कि जब दो अलग अलग वंश, जाति, गोत्र या समाज के लोग आपस में विवाह या संबंध स्थापित करते हैं तो उनकी संतान को मिस्रवासी कहते हैं। यानी उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान हुई उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो आप ऑलरेडी समझ गए कि मिस्रवासी किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, प्रश्न अच्छा तरीका से समझ गए। ठीक है, और ये मिस्रवासी किसे कहते हैं ये भी समझ गए। चलिए अब हम अपने आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट था आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए प्राचीन मिस्रवासी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन की विशेषताएं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर प्रश्न दे रहा है तो आप इस प्रकार से दे दीजिएगा, और जैसे कि अगर उस प्रकार से अगर प्रश्न नहीं दे रहा है, निबंध वगैरह बोल रहा है या फिर प्रकाश बोल रहा है कि प्राचीन मिस्रवासियों पर प्रकाश डाले, ठीक है, तो जो हमने परिचय आपको दिया था कि अगर सबसे पहले मिस्रवासी किसे कहते हैं, तो ये वाला जो प्रश्न का हमने अभी उत्तर आपको बताया, एक्सप्लेन किया मिस्रवासी कौन थे, तो वो वाला आप परिचय में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था मिस्रवासियों का? तो राजनीतिक जीवन में बढ़ते हैं। राजशाही व्यवस्था था। मिस्रवासियों का राजनीतिक जीवन पूर्ण रूप से राजशाही पर आधारित था। उनका राजा फिरौन कहलाता था, यानी उसकी जो राजा का नाम क्या चीज़ से परिचित था? तो फिरौन नाम से परिचित था। ठीक है, उसके बाद ईश्वरीय जो सत्ता था, तो फिरौन को केवल शासक ही नहीं बल्कि देवता का अवतार माना जाता था। यानी इसके जो राजा थे उसको क्या माना जाता था? वो यानी देवता के द्वारा वो अवतरित हैं, यानी वो बहुत ही ऊंचे हैं।
जनता मानती थी कि राजा का आदेश ही ईश्वर की इच्छा है, यानी जो भी आदेश यानी फरमान अगर जारी करेगा वो राजा का नहीं यानी ईश्वर के द्वारा ये भेजा गया आदेश है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय सत्ता। राजा के पास प्रशासन, सेना, न्याय और धर्म सब कुछ नियंत्रित करने का अधिकार था, यानी अगर राजा है तो ये सारी चीज़ों पर कमांड होना काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद नौकरशाही। प्रशासन में अनेक अधिकारी जैसे वजीर, कर अधिकारी, सैनिक अधिकारी आदि कार्य करते थे। सेना की अगर हम बात करें तो मिस्र की सेना राजा की शक्ति का मुख्य आधार थी, जिसके बल पर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, यानी अपने साम्राज्य जो भी है उसको विस्तार किया, यानी अगर बगल वाले राज्य को अगर जीतना है तो सेना रहेगी तो ही वो जीत सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन किस प्रकार से थी उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो मिस्रवासी का आर्थिक जीवन कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी आपका जो मिस्रवासी की जो सभ्यता हुई थी कहाँ पे हुई थी, तो वो नील नदी के किनारे उनका सभ्यता विकसित हुई थी। नील नदी की बाढ़ से भूमि उपजाऊ हो जाती थी, जिससे गेहूं, जौ, कपास, सन आदि फसलें पैदा होती थी। सिंचाई व्यवस्था। मिस्रवासी नहर, बांध और तालाब बनाकर सिंचाई करते थे। ठीक है, यानी मिस्रवासी जो भी थे वो बहुत ही डेवलप थे। ठीक है, अब उस समय भी नहर का उपयोग करते, यानी आप समझ सकते हैं नील नदी से नहर का वो लोग निर्माण करते थे और अपना जहाँ भी खेत होता था उसमें पानी पटाते थे। ठीक है, और आज की भांति ऐसा भी हमारे गाँव में देखने को मिलता है। ठीक है, कि जहाँ खेत रहता है वहाँ पे जो नहर वगैरह का निर्माण होता है या फिर कुआं वगैरह का निर्माण होता है। आज तो पंपी सेट का हो गया, लेकिन अगर आप 10 साल पहले जाते हैं तो आपके जो खेत है, ठीक है, उसके अगल बगल में मतलब 1 किलोमीटर या फिर आप कह सकते हैं 500 मीटर के अंदर आपको एक सरकार के द्वारा एक नहर निर्माण कराया जाता था और उससे खेतों में क्या होता था, पानी पड़ता था। ठीक है, अगर हम बात करें व्यापार की तो व्यापार आंतरिक एवं बाहरी व्यापार उन्नत था। वे अफ्रीका, अरब और भूमध्य सागर के देशों से सोना, दास, हाथी दांत, सुगंध, तंबा आदि का व्यापार करते थे। ठीक है, उसके बाद हस्तशिल्प का भी देख लेते हैं। हस्तशिल्प का क्या स्थिति था, तो बुनाई, धातु शिल्प, मूर्तिकाल और आभूषण निर्माण में मिस्रवासी निपुण थे। कर प्रणाली की अगर हम बात करें यानी टैक्स प्रणाली की, तो किसान अपनी उपज की एक बड़ा भाग कर के रूप में फिरौन को देते थे, यानी राजा को देते थे। ठीक है, आप इसे ध्यान से लेक्चर से सुनिए, हम आपको बाद में हम ऑब्जेक्टिव आपसे हम प्रश्न करेंगे और आपको आंसर बताना होगा, ना कि हम बताएंगे। तो इसलिए आप जो भी मैं बता रहा हूं आप उसे अच्छा तरीका से आप ध्यान से देखिए और सुनिए। ठीक है, और वैसे हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे तो आप उसे याद करने में कठिनाई नहीं होगी, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट, आपका जो माइंड है ना इधर उधर जो भटक रहा है, आपको कॉन्सेप्ट वीडियो पे बना के रखना है। ठीक है, ताकि जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे करूँ तो फटाफट उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन किस प्रकार से थी, तो इसमें वर्ग विभाजन सबसे पहले था। ठीक है, मिस्र समाज में कठोर वर्ग व्यवस्था थी। सबसे ऊपर राजा और उसका परिवार होता था, यानी जो राजा होता था और उसके जो फैमिली मेंबर होते थे वो सबसे ऊपर था। उसके बाद फिर कौन आता था, फिर पुरोहित और अधिकारी आते थे। उसके बाद सैनिक और व्यापारी आते थे और सबसे नीचे किसान और दास आते थे। यानी कहने का अर्थ है दास किसको कहते हैं, यानी सेवक, यानी इसका आपको कह सकते हैं इसकी सेवा पानी जो करेगा उसको हम दास कहते हैं। इसकी जो सेवा पानी करेगा इस यानी नौकर, इसका हम दास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। और एक और हम बात बता रहे हैं, जिस प्रकार से हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हम बता रहे हैं उसी प्रकार से एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनर नंबर चाह के भी नहीं काट सके, क्योंकि वो लोग जो होते हैं 1-2 कॉपी तो होता नहीं है, उनके पास 50,000 60,000 ऐसे कॉपी पहुंचते हैं। तो अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक अगर आप लिखते हैं ना तो एग्जामिनर को कॉपी जो चेक करने में उनको काफ़ी ही आसानी होता है। ठीक है, और जब उनको आसानी होगा और उनको टॉपिक पढ़ लिए, उनको समझ में आ गया कि ये बच्चा कितना पानी में है, ठीक है, तो वो आपको फुल मार्क्स दे देंगे। अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं लिख पाते हैं और पूरा आप लिख दिए तो उनको पास उतना नहीं पढ़ने का टाइम है और ना ही उनके पास वो नंबर, अगर आपका अगर हम बात करें 4 नंबर का है, ठीक है, तो वो आपको अगर टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं लिख रहे हैं तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर दे देंगे। लेकिन अगर वही टॉपिक वाइज टॉपिक रहेगा तो आपका 4 नंबर का 4 नंबर देंगे। ठीक है, या फिर आपका 6 नंबर का होगा तो आपको 6 का 6 मार्क्स देंगे। ठीक है, नंबर उठाना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको कला आना चाहिए टीचर से नंबर हम कैसे छीने। ठीक है,
वैसे उसका मैं एक वीडियो बनाए हुए हैं, प्रियंका मैम के द्वारा बनाया गया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आपको कॉपी कैसे लिखना है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से प्रियंका मैम के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा वीडियो। ये खत्म हो जाने के बाद वो वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की संपत्ति रखने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन राजनीतिक अधिकार सीमित थी। यानी कहने का अर्थ है कि आप धन वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान जैसे पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको राजनीतिक जो अधिकार है, यानी आप जो राज्य की अगर फैसला हो रहा है तो आप में उसमें जो है अपना विचार मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि यह नियम लागू होना चाहिए। यानी उनका जो अधिकार था ना, काफ़ी ही सीमित था। कहने को बस है आपके पास, लेकिन वहाँ पे आपका वैल्यू शून्य है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दास प्रथा। दास प्रथा युद्धबंदियों और गरीब लोगों को दास बना लिया जाता था। अब हम देखते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन किस प्रकार से थी मिस्रवासियों की? तो बहुदेवावाद। मिस्रवासी अनेक देवताओं की पूजा करते थे। मुख्य देवता कौन थे? रा यानी सूर्य देव, ठीक है, ओसिरिस यानी परलोक के देवता, आइसिस यानी देवी माता, ठीक है, तथा होरम आकाश देव, ठीक है। आपको यहाँ पे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जो मिस्रवासी के जो होरस देवता थे ये किस देवता से संबंधित थे। आपको ऑप्शन ये चारों दिखेंगे, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि होरस देवता किससे संबंधित थे, तो आकाश देव से ये संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। राजा की पूजा। फिरौन को देवता माना जाता था और उसकी पूजा होती थी, जैसा कि आपको हम ऊपर ही बताए थे, ठीक है। आत्मा और परलोक में विश्वास। मिस्रवासी मानते थे कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी जीवन है। यानी अगर आदमी मर जाता है यानी शरीर वो त्याग करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो आत्मा है वो एकदम मतलब एक से दूसरे रूप में वो आते हैं। यानी आत्मा जो है क्या है? अमर है, वो कभी मर ही नहीं सकता है। ममीकरण। मृतकों के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बनाने की प्रथा थी। यानी उनका कहने का तात्पर्य था कि हो सकता है कि वो कभी लौट के आए, तो इसलिए उनके जो स्व था यानी शरीर सुरक्षित तरीका से ममीकरण करके रखा जाता था, ठीक है। भव्य मंदिर। देवताओं और फिरौन के लिए विशाल मंदिर और पिरामिड बनवाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक जीवन। यानी सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार से थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक जीवन में देखते हैं वास्तुकला। मिस्रवासी भव्य इमारतें और पिरामिड बनाने में निपुण। गिजा का पिरामिड विश्व के आश्चर्यों में से एक है। यानी कहने का अर्थ है वो काफ़ी ही बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया गया है, ठीक है, और इतना बेहतरीन कलाकृति उस पर बनाया भी गया है, ठीक है। चित्रकला व मूर्तिकला। वे पत्थर और लकड़ी पर उत्कृष्ट मूर्तियाँ बनाते थे तथा भित्ति चित्र यानी दीवार पर चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। लेखन कला की अगर हम बात करें तो उन्हें हायरोग्लिफिक लिपि का विकास किया, ठीक है। यानी लेखन जो कला था ये आपको हायरोग्लिफिक का उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं गणित और ज्योतिषीय। तो पिरामिड जो था, पिरामिडों और भवनों के निर्माण हेतु मिस्रवासियों ने गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान में प्रगति की, ठीक है। संगीत व नृत्य। धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में संगीत व अन्य नृत्य के विशेष स्थान था। यानी वो कहने का अर्थ है कि वह धार्मिक जो अनुष्ठान होता था तो उत्सव और संगीत यानी संगीत गाने का और नाचने का एक विशेष स्थान रखा गया था, ठीक है। अब हम लोग ये समझ गए मिस्रवासी की राजनीतिक आर्थिक, ठीक है, स्थिति हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष, और एग्जाम में ये जरूर लिखिएगा निष्कर्ष, ठीक है। प्राचीन मिस्रवासी राजनीतिक रूप से केंद्रीकृत राजशाही के अधीन, आर्थिक रूप से कृषि और व्यापार आधारित, सामाजिक रूप से वर्ग व्यवस्था में बटे, धार्मिक रूप से परलोक और देवताओं में आस्था रखने वाला तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत और सृजनशील थे। उनकी सभ्यता ने विश्व को पिरामिड, ममीकरण, लिपि और गणितीय ज्ञान जैसे अमूल्य धरोहर दी। देखिए आपको निष्कर्ष लिखना क्यों जरूरी है? निष्कर्ष इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि आपने ऊपर क्या क्या सीखा आप निष्कर्ष में आराम तरीका से, आप अच्छा तरीका से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर क्या क्या देखा था, वहाँ पे ऊपर जैसे हम लोगों ने जो मिस्रवासी थे उनकी राजशाही व्यवस्था को देखा था, आर्थिक रूप से कृषि व्यापार आधारित देखा हुआ था, सामाजिक वर्ग व्यवस्था देखा था, है ना, धार्मिक रूप से परलोक देवताओं को देखा हुआ था, है ना, सांस्कृतिक दृष्टि देखे हुए थे। तो बहुत सारे चीज़ों
को देखे हुए थे तो वही बस एक लाइन में आपको इसको उतार देना है। यानी आपने क्वेश्चन आंसर में क्या क्या लिखा है, ठीक है, आपको क्रीम यानी जो दूध होता है ना, तो उसका एक दूध को खौलाते रहिएगा, नहीं उबालते रहिएगा, तो बाद में क्या बनता है, तो उसमें जो बचता है उसमें क्रीम बचता है, तो वही निष्कर्ष आपका आंसर का क्रीम है। ठीक है, तो जरूर एग्जाम में ये निष्कर्ष जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बेबीलोन की सभ्यता, कला, स्थापत्य कला और शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी आपको बेबीलोन के बारे में, सभ्यता के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि बेबीलोन की सभ्यता पर निबंध लिखे। यहाँ जो है ये वाला हटा देगा और सीधे निबंध लिखने को बोल देगा। तो आपको बस एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्या लेके चलना है कि बेबीलोन की सभ्यता के बारे में पूछे, फटाक से इसका आंसर हमें लिख देना है। ठीक है, आंसर जानने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं कि ये जो बेबीलोन था ना, ये प्राचीन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, ये बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध नगर था। यह मेसोपोटामिया अभी कहाँ पे है, ठीक है, मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो वो इराक में है। ठीक है, और इराक जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इराक कहाँ है। ठीक है, तो आप इराक के अंदर यानी मेसोपोटामिया है, ये बेबीलोन उसके अंतर्गत एक बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, जगह है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कि मेसोपोटामिया या फिर बेबीलोन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको हम बता दें ये जो नदी है यूफ्रेटिस नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में तो जान गए, अब इसके आंसर हम लोग फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी क्या हो सके, सहायता हो सके और अपनी एग्जाम की तैयारी को और ही बेहतरीन तरीके से वो तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए बेबीलोनियों की कला धार्मिक तथा राजकीय उद्देश्य से प्रेरित थी। मूर्ति कला की बात करें तो वे देवताओं, राजाओं और पौराणिक प्राणियों की मूर्तियां बनाते थे। इन मूर्तियों को पत्थर, कांस्य और मिट्टी से बनाया जाता था। यानी जो भी वो मूर्ति बनाते थे तो वो किस किस चीज़ से बनाते थे, तो वो पत्थर से बनाते थे, कांस्य से बनाते थे तथा मिट्टी से बनाते थे। ठीक है, चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला इमारतों की दीवारों और महलों को सुंदर भित्ति चित्र तथा रंगीन टाइलों से सजाया जाता था। अगर नक्काशी की बात करें तो पशु, पक्षी, वृक्ष और धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी का विशेष महत्व था। यानी वो लोग बहुत अच्छा तरीका से डिजाइन वगैरह भी करते थे। ठीक है, कहाँ पे, तो दीवार वगैरह पे। ठीक है, अब हम देखते हैं संगीत और नृत्य। धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में संगीत व नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं स्थापत्य कला की विशेषताएं यानी आर्किटेक्चर की विशेषताएं। ठीक है, बेबीलोन की सभ्यता स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। ठीक है, जिंगुरेट यह ऊंचे सीढ़ीनुमा मंदिर थे जो ईंटों से बनाए जाते थे। सबसे प्रसिद्ध जिंगुरेट ऑफ बाबेल है। उसके बाद अगर हम बात करें हैंगिंग गार्डन, लटकते उद्यान, यह बेबीलोन का सबसे बड़ा आश्चर्य था जिसे विश्व का प्राचीन 7 आश्चर्यों में से गिना जाता है। यानी 7 अजूबों में से इसे गिना जाता है। इसे नुबुकदनेस्सर ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। महल और द्वार, तो बेबीलोन ईस्टर गेट की दीवार रंगीन टाइलों और पशुओं की आकृति से सजाई गई थी। यानी उसका जो निर्माण किया गया था दीवार का, ठीक है, जो एंट्री गेट कह सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही मस्त तरीका से उसका रंगीन, बहुत ही कलरफुल तरीका से उसमें किया गया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलरफुल, वहाँ पे अनेक प्रकार से आपको पशु वगैरह का फोटो वगैरह का भी उस पर बनाया गया था। ठीक है, सिंचाई व निर्माण तकनीकी, ईंट पत्थरों का उपयोग करके नहरें, बांध और भव्य इमारतें बनाना उनकी क्या थी, विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं शिक्षा का विकास। बेबीलोन में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पुजारी वर्ग, अधिकारियों और लेखाकारों को तैयार करना था। यानी वहाँ पे शिक्षा हर एक आदमी को नहीं दिया जा सकता है, उनको वही आदमी को दिया जा सकता है, 3 आदमी को दिया जाता है। यानी पुजारी वर्ग को दिया जाता है, अधिकारी तथा लेखाकारों को दिया जाता है। यानी लेखा जोखी का जो काम करते हैं उनको शिक्षा दिया जाता है तथा जो अधिकारी वजीर वगैरह होते हैं उनको वो लोग शिक्षा देते थे। ठीक है, लिपि और लेखन की बात करते हैं तो उन्होंने किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जिसे मिट्टी की तख्तियों पर अंकित किया जाता था। विषय गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, कानून और प्रशासनिक ज्ञान शिक्षा के मुख्य विषय थे। यानी जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, उसके बाद साइंस वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, तो उसी प्रकार से वहाँ पे भी इन विषयों का उपयोग किया जाता था। कौन कौन, तो गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, कानून और प्रशासनिक ज्ञान शिक्षा के रूप में ये ग्रहण करते थे। पुजारी विद्यालय शिक्षा,
शिक्षा मुख्यतः मंदिरों और धार्मिक स्थानों में दी जाती थी। यानी अगर बात करें तो स्कूल क्या था, तो वहाँ पे जो मंदिर वगैरह था वहीं पे उनका शिक्षा स्थान था। ठीक है, यानी मंदिर आप कह सकते हैं, जहाँ मंदिर है वहाँ मठ उस समय होना जरूरी था। ठीक है, कानूनी शिक्षा की बात करें तो बेबीलोन की राजा हम्मुराबी ने प्रसिद्ध हम्मुराबी साहित्य बनाई, जो कानून और न्याय शिक्षा का आधार बने। यानी उसका जो आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो राज्य व्यवस्था था वो राजा के द्वारा लिखा गया संविधान के तौर पे उपयोग में लाया जाता था। गणित व खगोल विज्ञान, बेबीलोनियों ने 60 आधारित संख्या पद्धति विकसित की और खगोल विज्ञान में ग्रह नक्षत्रों की गणना की। ठीक है, अब हम इसका ये प्रश्न समझ गए हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष कि इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो निष्कर्ष में देखते हैं बेबीलोन की सभ्यता, कला और स्थापत्य अत्यंत ही उन्नत थी। लटकते उद्यान, जिंगुरेट, इस तरह गेट जैसे स्मारक उनकी वास्तुकला की महानता को दर्शाता है। उनकी शिक्षा प्रणाली ने न केवल प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों को संगठित किया, बल्कि गणित, खगोल विज्ञान और कानून में भी विश्व को महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्राचीन चीनी यानी चीनी सभ्यता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करें। यानी आप क्वेश्चन को तो अच्छा तरीका से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, फटाक से हम इसका आंसर अब हम जानने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो चीनी जो सभ्यता है ये कितनी पुरानी है, तो 2100 ईसा पूर्व ये सभ्यता पुरानी है। ठीक है, चलिए राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो चीनी सभ्यता का राजनीतिक ढांचा राजशाही पर आधारित था। चीन के प्राचीन इतिहास में प्रमुख वंश रहे शया, शांग और चाउ। यानी ये प्रसिद्ध ये 3 जो थे वो वहाँ के शासक रहे, यानी वंश रहे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। स्वर्ग का आदेश, तो चीनी शासक को स्वर्ग का प्रतिनिधि माना जाता था। यदि शासक न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी होते तो उसे शासन का अधिकार मिलता, अन्यथा यह अधिकार उससे छीना जा सकता था। राजा के अधीन विस्तृत नौकरशाही होते थे, अधिकारी, सैनिक, कर वसूलने वाले, धार्मिक, पुरोहित। शासन व्यवस्था अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत था। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अगर आपके पास टैलेंट है, यानी राजा बनने का अगर आपके पास गुण है तो ही आप राजा बन सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आप राजा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन। तो चीन का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि प्रधान था। नदियों यानी नदी जो था हवांग हो और यांगतेश की उपजाऊ घाटियों में धान, गेहूं, जौ, बाजरा आदि की खेती होती थी। सिंचाई प्रणाली विकसित थी, नहरें, बांध और तालाब बनाए जाते थे। यहाँ भी ये क्या था, यहाँ भी ये सभ्यता में सिंचाई के लिए बांध वगैरह, नहर वगैरह, तालाब वगैरह का विकास हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। रेशम उत्पादन, चीनी वासियों ने रेशम बनाने की तकनीकी विकसित की और इससे वे विश्व प्रसिद्ध हुए। अगर हम बात करें तो रेशम सबसे पहले जो बनाने की जो प्रक्रिया थी तो वो किन के पास थी, तो चीन के पास थी। ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने सीखकर या फिर विश्व के जितने भी लोग थे वहाँ जाकर सीखे। ठीक है, और सीखने के बाद ही रेशम का उपयोग करना या फिर उत्पाद करना वो उन्होंने सीखा। ठीक है, व्यापार, आंतरिक व्यापार के साथ साथ रेशम मार्ग द्वारा भारत, मध्य एशिया और यूरोप तक व्यापार होता था। मुद्रा की बात करें तो उन्होंने धातु के सिक्कों का प्रयोग किया। ठीक है, यानी जो पैसा वहाँ चलता था तो वो क्या चलता था, तो वो धातु के सिक्का का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन। ठीक है, तो सामाजिक जीवन के बारे में हम देखते हैं। तो चीनी समाज में कठोर पितृसात्मक व्यवस्था थी। परिवार में पिता का अधिकार सर्वोच्च था। वर्ग विभाजन की अगर बात करें तो सबसे ऊपर साम्राज्य और उसका परिवार होता था, फिर उसके अधिकारी और विद्वान होते थे, उसके बाद फिर कृषक और कारीगर होते थे, तथा सबसे नीचे क्या होते थे, दास और मजदूर होते थे। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी हमने मिश्रवासी में जिस प्रकार से था, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी क्रमबद्ध सामाजिक जीवन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। महिलाओं की स्थिति निम्न थी। विवाह और पारिवारिक जीवन में उनकी स्वतंत्रता कम थी। ठीक है, जिस प्रकार से मिस्र में देखने को मिला, मिस्रवासी के जीवन में देखने को मिला, उसी प्रकार से यहाँ भी देखने को मिला। कन्फ्यूशियस का प्रभाव, समाज में नैतिक मूल्यों, कर्तव्य, अनुशासन और बड़ों का सम्मान को सर्वोच्च माना जाता था। परिवार और समाज में सांस्कृतिक नैतिकता और शिक्षा का गहरा प्रभाव था। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रगति, यानी वैज्ञानिक प्रगति किस प्रकार से थी चीन में, वो देख लेते हैं। ठीक है,
प्राचीन चीन सभ्यता विज्ञान और तकनीकी में अत्यंत उन्नत थी। लेखन व लिपि की अगर बात करें तो चीनी सभ्यता ने चित्रलिपि विकसित की। यह विश्व की सबसे पुरानी सतत प्रयोग की जाने वाली लिपि है। कागज का आविष्कार तो चीन ने कागज बनाने की विधि की खोज की थी। ठीक है। उसके बाद मुद्रण कला, तो लकड़ी की छपाई और बाद में धातु की छपाई तकनीकी विकसित की। ठीक है। आप देख सकते हैं कि उस समय भी चीन कितना आगे था। ठीक है। वहाँ पे उस समय कागज का निर्माण हो रहा था। ठीक है। मुद्रा कला का भी निर्माण हुआ था। लेखन लिपि था उस समय, वो भी आगे था, है ना। आगे और हम देखते हैं बारूद, यानी चीनियों ने बारूद का आविष्कार किया जिसका प्रयोग युद्ध और आतिशबाजी दोनों में होता था, यानी बारूद का भी उन्होंने खोज कर चुका था। उसके बाद दिशा सूचक यंत्र, समुद्री यात्रा और भूगोल में उपयोग हेतु कंपास का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है। यानी वहाँ पे पहले ही कंपास का मतलब आविष्कार हो चुका था। खगोल विज्ञान की बात करें तो उन्होंने ग्रह नक्षत्रों और की गणना, ग्रहण की भविष्यवाणी और कैलेंडर प्रणाली विकसित की थी। यानी वहाँ जिस प्रकार से आज कैलेंडर है, भविष्यवाणी होता है ना, ग्रह नक्षत्र हम लोग देखते हैं, है ना। जब आपका शादी विवाह होता है तो हम एक जन्म पत्रिका बनाते हैं। ठीक है। तो उसमें सारे ग्रह नक्षत्र वगैरह की सारी चीज़ उसमें लिखा रहता है। आपका मतलब भविष्यवाणी क्या होगा, यानी भविष्य में आपके क्या होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा सा बता दिया जाता है। वैसे होता है या फिर नहीं होता, होता भी है नहीं भी होता है। ठीक है। भविष्य के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन उसमें आपको इतना जान लीजिए उसमें जो बात लिखा रहता है 50% सही बात उसमें लिखा रहता है। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा के बारे में देखते हैं। एक्यूपंक्चर और हर्बल औषधि का विकास चीन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। यानी वो चिकित्सा में भी आगे थे। ठीक है। अब हम इसका हम लोग निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन चीनी सभ्यता राजनीतिक रूप से केंद्रीकृत, आर्थिक रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित, सामाजिक रूप से अनुशासित और प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत प्रगतिशील थी। कागज, बारूद, छपाई, दिशासूचक यंत्र जैसे आविष्कारों ने संपूर्ण विश्व को गहरा प्रभाव प्रदान किया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ये भी समाप्त होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ज़रथुस्त्र का जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी आपको बताना है कि ज़रथुस्त्र जो था वो कौन थे। ठीक है। और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां पाई उसी के बारे में आपको बताना है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि ज़रथुस्त्र के जीवन पर प्रकाश डाले, यहाँ उपलब्धियां हटा देगा, प्रकाश डाले। ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। सबसे पहले हम परिचय हम लोग देखते हैं। ज़रथुस्त्र प्राचीन ईरान, फ्रांस के महान धार्मिक सुधारक और पारसी धर्म के संस्थापक थे। उन्हें विश्व का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म प्रचारक भी माना जाता है। उनके उपदेशों ने न केवल ईरान बल्कि यूनान, रोम और बाद में इस्लामी व ईसाई विचारधारा पर भी प्रभाव डाला। ठीक है। तो आप समझ गए कि ज़रथुस्त्र कौन थे। ठीक है। अब हम इनके जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो जीवन की बात करते हैं तो जन्म परंपरागत रूप से उनका जन्म लगभग 660 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच ईरान में माना जाता है। यानी उनका कंफर्म डेट नहीं है, इतना 660 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 660 से 600 कैसे, ये तो सर पीछे भाग रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा हुआ है, यानी कहने का अर्थ है कि ईसा मसीह का जो जन्म होने से पहले का ये ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है। वो बैक डेट में चलता है। ठीक है। जैसे आपको यहाँ 660 हुआ ना तो वो पीछे घसकेंगे, यानी 600 हुआ तो जैसे हम लोग 2025 के बाद 2026 आएगा तो इनका 2026 नहीं आएगा बल्कि इनका 600 है ना तो उनका अब हो जाएगा 599। ठीक है। तो ईसा पूर्व इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि वो पीछे घसकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही वे धार्मिक चिंताशील प्रवृत्ति के थे। युवा अवस्था में वे भटकते साधक के रूप में सत्य की खोज में निकले। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने ईश्वर, यानी ईश्वर को क्या हम लोग क्या करते, उस वक्त लोग क्या कहते थे, तौहूर मजदा का दर्शन हुआ और वे उनके पैगंबर के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने जीवन भर सत्य, धर्म और नैतिकता की प्रचार किया। मृत्यु की बात करें तो परंपरा के अनुसार उनकी मृत्यु लगभग 550 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। ठीक है। यानी इनकी जो मृत्यु कब हुआ था तो 550 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम देखते हैं धार्मिक उपलब्धियां। तो धार्मिक उपलब्धियां क्या क्या किए हुए थे, तो
एकेश्वरवाद का प्रचार। जरथुष्ट्र ने सिखाया कि केवल अहुर मजदा यानी प्रकाश और सत्य का देवता ही सच्चा ईश्वर है। उन्होंने कहा कि संसार दो शक्तियां हैं, यानी संसार में जो कितने प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं, तो दो। पहला जो है अहुर मजदा यानी सत्य और प्रकाश, और जो दूसरा जो था अग्रमन्यु यानी अंधकार और असत्य। यानी आज भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि हमारा जो है एक सत्य है, एक असत्य पाया जाता है, ठीक है, यानी एक सही है, एक झूठ है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अच्छाई की ओर रहे। नैतिक जीवन पर बल उनका मुख्य सिद्धांत था। सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य उनका कर्तव्य था। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अवस्था ग्रंथ। उनके उपदेशों का संग्रह अवेस्ता नामक धर्म ग्रंथ में मिलता है। यानी वो जो उपदेश दिए हुए थे तो वो अवेस्ता धर्म ग्रंथ में देखने को वो मिलता है, यानी संग्रह करके उसमें लिखा गया है। ठीक है, सामाजिक और नैतिक उपलब्धियां के बारे में देखते हैं। तो उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास और पशु बलि की प्रथा का विरोध किया। समाज में सत्य, न्याय, दया और सदाचार की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। जरथुष्ट्र ने परलोक की अवधारणा दी। मृत्यु के बाद आत्मा न्याय होता है और अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग प्राप्त करते हैं और बुरे कर्म वाले नरक में जाते हैं। यानी गलत अगर काम करते हैं तो आप नरक में जाइएगा और अच्छे अगर काम करते हैं तो स्वर्ग में जाइएगा। ठीक है, आप जिस धर्म से होंगे आपको ये पता होगा कि अगर आप अच्छे काम करते हैं तो क्या होगा, आपका जो जब मृत्यु आपकी होती है तो वो लोग कहते हैं कि स्वर्ग में आप जाइएगा, यानी वहाँ पर आपका जो जीवन होगा काफ़ी ही खुशमय होगा। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है, कोई तो देखा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, यही बात बताते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता पाई गई है। ठीक है, तो ही तो बोला गया है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वैश्विक प्रभाव। जरथुष्ट्र के विचारों ने फारसी साम्राज्य विशेषकर दाराशियस और सरियस की शासन व्यवस्था और नीति को प्रभावित किया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तू पर भी उनके विचारों पर प्रभाव माना जाता है। ईसाई और इस्लाम धर्म की कई अवधारणाएं जैसे स्वर्ग, नरक, आत्मा, न्याय, शैतान और जो थी फरिश्ते जरथुष्ट्र के विचारों से प्रभावित हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में तो जान लिए जरथुष्ट्र के बारे में। अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष। जरथुष्ट्र ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म किसी देवता या यज्ञ में नहीं बल्कि सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य में है। वे न केवल ईरान के बल्कि संपूर्ण मानवता के महान धर्म सुधारक थे। उनकी शिक्षाएं आज भी नैतिकता और मानवता का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्न होता है समाप्त। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जितने भी वीआई क्वेश्चन है, आपको 10 प्रश्न है, आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस आपको ये 5 प्रश्न और हम आपको करा देंगे। बस आपको 10 प्रश्न करके जाना है। आपका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही बेहतरीन जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।